कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कार्यक्रम में पधारे अतिथि जनों से मैं आग्रह करता हूं कि मंच के दोनों तरफ क्रमशः ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, भारत माता, महायोगी गुरु गोरखनाथ, हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप, युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सनातनी संस्कृति की परंपरा जिसमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अपने पूज्यों को स्मरण करने से की जाती है, उसका निर्वहन करें। पुष्पांजलि के उपरांत मंचस्थ अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के छात्राओं को सरस्वती गीत के हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। उदधि से वीणा
धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शीलम वाजपेयी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के सहायक आचार्य सुबोध कुमार मिश्र जी, कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती पुष्पा निषाद जी एवं मंच के सम्मुख उपस्थित अध्यापकगण तथा प्रिय प्यारे बच्चों, आप सभी का इस सभागार में मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी उपस्थित हैं। आपने GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS की उपाधि, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से MD की उपाधि तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। आप स्वास्थ्य देखभाल में 37 वर्षों के प्रगतिशील प्रबंधन विशेषज्ञता के साथ नवोन्मेषी तथा परिणाम उन्मुख पेशेवर रहे हैं। बहुसांस्कृतिक और वैश्विक वातावरण में काम करने की क्षमता के साथ सक्रिय एवं बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं। 23 वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में आपको 30 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। आपने कोलकाता में सशस्त्र बल के 850 तृतीयक देखभाल सुपर स्पेशियलिटी शिक्षक अस्पताल के निदेशक के रूप में काम किया है तथा निदेशक स्वास्थ्य सेवा के रूप में 11 लाख से अधिक सैनिकों और उनके परिवार के लिए सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के आयोजन, निर्देशन और निगरानी तथा समन्वय के जिम्मेदार रहे हैं। ऐसे कर्मठ ऊर्जा के धनी व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। मैं आदरणीय सुबोध जी से अनुरोध करता हूं कि सर को स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय की प्रकाशित पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच महान समाज सेवी, कुशल शिक्षिका, मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति डॉक्टर शीलम वाजपेयी जी उपस्थित हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर एवं अवध विश्वविद्यालय से BEd की उपाधि प्राप्त की है। आप दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रही हैं। सिद्ध शिक्षिका के रूप में आपने इलाहाबाद, श्रीनगर, झांसी, पठानकोट, सुखना एवं दिल्ली जैसे देश के विभिन्न शहरों में 20 से अधिक वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है। बाल विकास, विशेष रूप से बाल एवं शोषण के रोकथाम के संदर्भ में आपका काम विशेष रूप से सराहनीय रहा है। वर्तमान में आप समाधान अभियान नामक NGO में प्रोजेक्ट एवं प्रशासनिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बाल एवं शोषण, महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित पूरे देश में आपने 300 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की हैं। समाज की बेहतरी और नेक गतिविधियों के प्रति आपके समर्पण के लिए 2018 में AWWA अध्यक्ष द्वारा प्रतिष्ठित AWWA उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महिला अधिकारिता 2021 पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपके NGO को 31 जनवरी 2018 को बाल एवं शोषण के खिलाफ दिल्ली में 1500 से अधिक नागरिकों की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ऐसी महान समाज सेविका को अपने बीच पाकर महाविद्यालय परिवार आह्लादित है। मैं सुबोध जी से अनुरोध करता हूँ कि मैं को स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय के प्रकाशन की पुस्तकें भेंट कर उसका स्वागत करें। स्वागत एवं सम्मान के पश्चात समूह गीत के लिए मैं महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। रक्त सिराओ मेरा डाका
भूमिका कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त सिराओं मेरा डाका वीर प्रसूता भारत माँ की, हम सब हिंदू है संतानें, हम सब हिंदू है संतानें। हर विपदा जो माँ पर आती सहते हैं हम सीना ताने, सहते हैं हम सीना ताने। युग युग की निद्रा को तज कर, युग युग की निद्रा को तज कर फिर है अपना गौरव छेड़ता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त सिराओं मेरा डाका यह वह भूमि जहाँ पर नित नित लगता बलिदानों का मेला, लगता बलिदानों का मेला। इस धरती के पुत्रों ने ही हंस हंस माँ मृत्यु को झेला, हंस हंस माँ मृत्यु को झेला। हमको डिगा न पाया कोई, हमको डिगा न पाया कोई, अगड़ते आए विश्व विजेता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त सिराओं मेरा डाका आज पुनः आक्रांत हुई है मातृभूमि हम सबकी प्यारी, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। उठो चुनौती को स्वीकारो, युवको आज हमारी बारी, युवको आज हमारी बारी। सीमा पर है हर दल देखो, सीमा पर है हर दल देखो, हमको पुनः चुनौती देता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त सिराओं मेरा डाका, रक्त सिराओं मेरा डाका रहे आज हिलोरे लेता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। मातृभूमि का कड़ कड़ तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाराणा प्रताप के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इस कड़ी में सर्वप्रथम आदित्य प्रजापति, बीएससी तृतीय वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल वाजपेयी सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शीलम वाजपेयी मैम, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुबोध सर, कार्यक्रम संयोजक श्रीमती पुष्पा निषाद जी, संचालन कर रहे हरिकेश सर एवं मेरे सम्मुख बैठे सभी गुरुजनों और मेरे सभी मित्रों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। घास की रोटी खाकर जो अपनी आंख संजोता था, हर नारी की मान की खातिर वो महाराणा लड़ता था। 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत, जब पूरे भारत को अकबर जीत चुका था, तब मेवाड़ में अकेले अकबर के खिलाफ खड़े हुए महाराणा प्रताप। और हम सभी जानते हैं कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप वो थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी 15,000 सिपाहियों की सेना लिए अकबर की 80,000 की सिपाहियों की सेना के साथ टकराए, युद्ध किया और अदम्य साहस के साथ युद्ध किया। महाराणा बोले कि हमारा एक सिपाही उनके 5 सिपाही मारेगा। फिर वो 15,000 सिपाही अकबर के 80,000 सिपाहियों पर भारी पड़े, क्योंकि अकबर की सेना में दम था मगर महाराणा प्रताप के सीने में दम था। हम सभी को यह बात यहाँ सीखनी चाहिए कि कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे पक्के हैं
तो हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। हम अपने आम जीवन में भी यदि कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान हम उसी पे केंद्रित करें और हमारे और लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं से डरे नहीं, उसका सामना करें। चाहते तो महाराणा प्रताप भी बोल सकते थे कि हमारे पास सिर्फ 15,000 की सिपाहियों की सेना है, 80,000 से कैसे लड़े, लेकिन उनका मानना कुछ और था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और साहस के साथ युद्ध किया। उनका सौगंध था कि हम घास की रोटी खा लेंगे मगर किसी जालिम को जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। महाराणा प्रताप की पारिवारिक समस्याएं भी थी। महाराणा के पिताजी महाराज उदय सिंह की कई पत्नियां थी और सभी चाहती थी कि उनके बेटे राजा बने। जब यह बात अकबर को पता चली तब वो बोला कि हमारा काम आसान है, कुछ राजपूतों को अपनी तरफ कर लो, कुछ को आपस में लड़वा दो और कुछ को हम मार देंगे। और वही हुआ, राजपूतों में लड़ाई हुई और कहते हैं कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। अकबर ने इस बात का बखूबी फायदा उठाया। राजपूत एक दूसरे के खिलाफ हो गए और यहाँ पर मुझे पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में मेरी लिखी एक पंक्ति याद आती है कि चंदन सी मेरी माटी फिर से खतरे में डाल रहे, अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे, डरे नहीं दुश्मन से कभी ना फांसी फंदों से हारे, अरे हम तो घोर अहिंसक थे घर के जयचंदों से हारे। राजपूतों के आपसी मतभेदों के चलते महाराणा अकेले पड़ गए मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगली मानव प्रजाति भीलों को एकत्रित किया, उन्हें प्रशिक्षित किया और उनकी एक सेना बनाकर तैयार हो गए। अकबर की सेना बार बार इन पर हमले करती मगर ये हर बार एक नई ऊर्जा के साथ उनका सामना करते थे। अकबर के लिए मेवाड़ बहुत जरूरी था, दिल्ली से भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि उसे व्यापार करने के लिए गुजरात की पश्चिमी समुद्र तट का प्रयोग करना था। लेकिन दिल्ली और गुजरात के बीच मेवाड़ में महाराणा प्रताप दीवार बनकर अकबर के खिलाफ खड़े थे। महाराणा सेना के मामले में अकबर से बहुत छोटे थे पर दूसरे राजाओं के जैसे भोग विलास में लिप्त नहीं थे। ये अपनी भीलों की सेना के बीच रहना पसंद करते थे। कच्ची सब्जी उबली सब्जियां पत्तों पर खाते थे, पाँव में चप्पल नहीं थे, सर पे छत नहीं थी, जमीन पे सोते थे मगर भीलों से अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वो भील कहते थे कि सर महाराज आप एक बार आज्ञा दें, हम आपके सामने अपना सर कटवा देंगे। अकबर ने कई बार 8 बार प्रस्ताव भेजा कि किसी तरह महाराणा को मनाया जाए, लेकिन महाराणा थे जो अपनी मिट्टी के लिए अडिग रहे। एक बार अब्राहम लिंकन का बेटा हिंदुस्तान आ रहा था तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा लौटते वक्त मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी ले आना। बेटा बोला क्यों? माँ बोली क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे लिए बहुत पूजनीय है। वो महाराणा थे जिन्होंने आधे हिंदुस्तान के बदले मेवाड़ को देने का जो अकबर का प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया। कोई और होता तो शायद ना कर पाता। और चेतक के बारे में हम सभी जानते हैं। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था जिसने उनकी जान कई बार बचाई थी। इसके अतिरिक्त उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। युद्ध में एक बार अकबर ने धोखे से हाथी को राम प्रसाद को कैद कर लिया और अपने साथ ले गया, परंतु राम प्रसाद महाराणा से बिछड़ने के गम में महीने भर तक ना कुछ खाया ना पिया और अंत में कमजोरी के कारण देह त्याग किया। और तब अकबर भी बोला कि जिस महाराणा का हाथी मेरे सामने सर नहीं झुकाया मैं उस महाराणा का सर कैसे झुका सकता हूं। और अंत में मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा 2 पंक्तियों से कि दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में श्री आदित्य प्रजापति के बाद श्री अर्पण तिवारी, बीकॉम 3य वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत हिंदू आदर्श हमारे महाराणा प्रताप की पुण्य स्मृति में आयोजित इस विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे हैं इतिहास प्रमुख सर सुबोध सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय अरोग्यधाम बालापार गोरखपुर के माननीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर शीलम वाजपेयी मैम, इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय पुष्पा मैम एवं मंच के संचालन कर रहे आदरणीय हरिकेश यादव सर एवं मंच से सम्मुख बैठे मेरे अपने गुरुजन और सहपाठी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात को महाराणा प्रताप की स्फूर्त स्थिति के ऊपर रखते हुए बताना चाहता हूं। स्वदेश स्वधर्म, स्वदेश स्वधर्म
और स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप हमारे लिए उज्जवल प्रगतिशील चरित्र के लिए हमारा आदर्श है, जिनका बाल्यावस्था में अवकलन करते हुए उनकी माता ये समझ गई थी कि महाराणा प्रताप बड़े ही पृथ्वी होंगे। अध्ययन के बजाय उनकी रुचि खेलने कूदने तथा अस्त्र चलाने में अत्यधिक थी। उनका अधिकतर समय अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के साथ जंगलों में शिकार करते हुए व्यतीत होता था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही हथियारों से खेलने का ही बहुत ज्यादा शौक था। वह अपने आप को ना कभी कमजोर समझते थे, ना ही अपने हिम्मतों को हारते थे। उनका मानना यह था कि शत्रु को भी सफल और स्वाभिमान होना चाहिए ताकि वह भी उसको सम्मान दिया जा सके। इस बात में मैं एक वाणिज्य विभाग का छात्र हूँ और मैं जब भी महाराणा प्रताप के जीवनी को पढ़ता हूँ तो उनमें तमाम बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, जो कि हम सभी को सत्कर्ता प्रदान करे। महाराणा प्रताप के प्रतापी जीवन और गौरवशाली जीवन के बारे में हम सब सिर्फ इतिहासों में पढ़े हैं, लेकिन वो इतिहासों के उन इतिहासों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। क्यों नहीं सीमित है? क्योंकि महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वह एक चमकते हुए सूरज के समान है, जिससे हम सभी अपने आप को प्रकाशमान कर सकते हैं। एक वाणिज्य विषय का छात्र होने के नाते महाराणा प्रताप के प्रतापी एवं गौरवशाली जीवन से मैं क्या सीखता हूँ वह आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। अनुशासन, अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से स्पष्टता, कर्तव्य के लिए तत्पर, स्वदेश प्रेम का भाव, बेहतर प्रबंधन एवं संचालन कौशल, सर्वेक्षण में कुशलता, सबके लिए प्रिय होना, पद अभिमान त्याग कर्म योग का साधना, लोगों का विश्वास अर्जित करना, कथनी और करनी में समान होना, कुशल योजक, देश काल प्रसिद्धि के अनुसार परिवार, समाज और देश की रक्षा करना। उपयुक्त बातें मुझे प्रेरित करती हैं, जिससे मैं अपने व्यवहार में आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ और ये प्रयास हम सभी को भी करना चाहिए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं महाविद्यालय का राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के नाम पे इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले जो भी युवा है वह आधुनिक ज्ञान, विज्ञान एवं कला को लोकांचित करते हुए लोकांचित शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने देश और समाज के सहज निष्ठा और अटूट श्रद्धा का भी पाठ बने। धन्यवाद। भारत माता की जय। इसी क्रम में अगले विद्यार्थी भानु प्रताप सिंह, बीए तृतीय सेमेस्टर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत महाराणा प्रताप की पुण्य स्मृति में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अतुल कुमार वाजपेयी जी, वशिष्ठ अतिथि शीलम वाजपेयी जी, कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती पुष्पा निषाद मैडम, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय हरकेश यादव सर, मंच सम्मुख विराजमान अध्यापकगण एवं नव भारत के युवा शक्ति। महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की लड़ाई भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में शामिल है। एक तरफ अकबर की जीत मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत में मिलाने का और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का सौगंध, घास की रोटियां खाकर जी लेंगे लेकिन कभी जाले को जिंदे इल्ला ही नहीं कहेंगे। उस समय था जब पानीपत के युद्ध के बाद अकबर लगभग पूरे भारतवर्ष का बादशाह बन चुका था। पंजाब से बंगाल, कश्मीर से बिंद तक उसका साम्राज्य था। अनगिनत राज्य रजवाड़े उसके कदमों में थे, लेकिन मेवाड़ विजय का स्वप्न अब भी अधूरा था। अकबर ने कई बार प्रयास किया, सावधान दंड भेद समझ मान लिया, लेकिन राजपूती स्वाभिमान के आगे सब व्यर्थ। मेवाड़ को जीते बिना आगे की विजय यात्रा असंभव थी। इसीलिए अकबर ने अपनी चाल चली और राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा, क्योंकि अगर राणा माने तो अकबर का मंसूबा
हुआ पूरा। यदि राणा ना माने तो फिर दो राजपूती शक्ति एक दूसरे से टकरा जाएंगे और इसी चीज का फायदा अकबर उठाता था। और अकबर का यही राजपूत नीति था जिसको कर्नल टाट ने लिखा है। किंतु बहुत इस इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप और अकबर दोनों को महान मानते हैं, परंतु मैं नहीं मानता। मेरी समझ में यदि कोई घर पे आक्रमण करे तो वह आक्रमणकारी है, यदि घर की रक्षा करने वाला नायक है। अकबर हल्दी घाटी में प्रथम बार आक्रमण नहीं किया था, उसने 9 साल पहले मेवाड़ पे आक्रमण किया, बर्बरता का तांडव किया। उसे भला कौन भुला सकता है। 300 छत्रारियों ने चित्तौड़ के किले में जौहर की अग्नि में प्राण दे दिए ताकि उनकी अस्मिता पर किसी दानव राक्षस का साया न पड़े। अकबर यही नहीं रुका, उसने 30,000 निर्दोष लोगों की अपनी सेनाओं के द्वारा मौत का घाट उतार दिया, जिनका दोष सिर्फ इतना था कि वह एक विशेष धर्म के लोग थे। अगर अब भी आपको लगता है कि अकबर महान था तो वह फतेहनामा सुनाना चाहता हूँ जो फिर अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद लिखा था। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला का द्वार खुलता है। हम अपनी खून की प्यास तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंपार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वे डरे हुए गधे हो शेर से भागते हुए। अब यह युद्ध होना निश्चित था। समय था सन 1576 ईस्वी। महाराणा प्रताप ने अपने 3,400 सैनिकों के साथ मुगल के 80,000 मुगलिया सेनों से टकराए और हल्दी घाटी के मैदान में प्रताप ने भाले से इतिहास लिख दिया। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी रक्त से कई दिनों तक लाल हो चुकी थी। आज मैं और आप मिलकर इस पराक्रम पर उत्सव मनाएंगे और आज हम और आप मिलकर इस राणा के पराक्रम पर उत्सव मनाएंगे और वो अमर काव्य जो पुस्तकालयों में कहीं दब कर रह गया, जिसे एनसीईआरटी में अच्छी जगह नहीं दी गई, जिसे किनारा करते हुए आगे चला गया, उसकी धूल हटाकर हम अपनी शरारतों से लगाएंगे और ये प्रण लेंगे कि राणा की तरह अगर जरूरत पड़ी तो अपनी मातृभूमि के लिए हम भी अपने प्राण निछावर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम वंशज हैं राणा के। और राणा ने कभी राणा कभी सोचे नहीं प्राण देने से पहले। महाकवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, वन डोली है यहीं पर, वन डोली है यहीं पर, है समाधि सेनापति की, महातीर्थ यही वेदिका, यही अमर रेखा राणा की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राणा का भी वही समय आ गया था जो कभी महाभारत में पांडवों का हुआ था, जिसके लिए दिनकर जी लिखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहूत गांव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे आगे क्या होता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के मंगल कामना की इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगा। सूर्यलोक में भी देवगण उतारे जिनकी आरती, सूर्यलोक में भी देवगण उतारे जिनकी आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तुमको नमन भारत के अनमोल लाल, तुमको नमन भारत के अनमोल लाल, तुम्हें पाकर भारत भूमि हुई निहार। एवं इसी के साथ शक्ति और भक्ति की नगरी गोरखनाथ से मैं भानु प्रताप सिंह महाराणा प्रताप को सत सत नमन करता हूँ। इस क्रम में अगले विद्यार्थी सत्य प्रकाश तिवारी, बीएड तृतीय सेमेस्टर। आजादी के इस अमृत महोत्सव काल में महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण के इस ऊर्जावान श्री राम सभागार में मंचस्थ मान्यवर तथा सम्मुख विराजमान भारत संतति का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज जिस महान पुरोधा भारत के चरित्र या फिर भारत का दृश्य जो प्रस्तुत करने वाले हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा करने से पूर्व मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व
पर उद्धरण या फिर उस पर प्रकाश तो डालूंगा ही, उससे पूर्व जो मुख्य विषय या फिर जो हम विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा प्राप्त होती है कि स्वदेश, स्वधर्म, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप हम सब के लिए सदैव अनुकरणीय रहेंगे, यह हम सब संकल्पित करते हैं, अपने आप में इस विषय को धारण करते हैं। चाहते तो भारत में अनेक राजवंश जिस तरह से अपने राज्यों का विलय करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिए, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत किए, लेकिन कोई एक राणा प्रताप के समान या राणा के समान ऐसा राजवंश आज तक नहीं हुआ जिसने घास की रोटी खानी स्वीकार की, लेकिन उस तुर्की सल्तनत की पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन अकबर के उस जिल्ले इलाही की परंपरा को कभी स्वीकार करना अपने लिए या फिर इस राष्ट्र के लिए, ताकि राष्ट्र की आने वाली भारत की भावी संतति कभी प्रश्न चिन्ह के साथ न जी सके, इसलिए ऐसा नहीं किया। और तब शायद आगे चल के किसी कालखंड में दिनकर जैसा कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जैसा कवि जब लिखता है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और साथियों, उसी का जब किसी कालखंड में 1932 ईस्वी में, मैं इन संस्मरणों को साझा इसलिए करना चाहता हूं कि जब 1932 ईस्वी में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जैसे शैक्षणिक जागृति की कादंबरी की स्थापना जब युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज कर रहे थे, तब महाराणा प्रताप के नाम से क्यों नामकरण किया जाए, यह एक हम लोगों के लिए चिंतन का विषय था। क्योंकि यहां इस शैक्षणिक जागृति की कादंबरी से निकलने वाली, आगे आने वाली भारत की भावी संतति, भावी पीढ़ियां सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुसंधान में व्यस्त न होकर के इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार यह होना चाहिए। इस आधार पर इस शैक्षणिक जागृति की कादंबरी की स्थापना करते हैं। भाषा, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के साथ साथ एक विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों को समावेशित करने के लिए जब हम अपने आराध्य के समक्ष प्रातः काल वंदन करते हैं कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं, ऐसे परोपकार और परसेवा की भावना अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराने के लिए प्रातः काल हम अपने आराध्य के समक्ष वंदन करते हैं। हमारा जो संकल्प होता है परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, अर्थात अपने राष्ट्र को परम वैभव तक स्थापित करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहे, ऐसी कामना यदि कोई करता है तो यहाँ इस शिक्षा परिषद या फिर इससे संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी। और इतना ही नहीं, तब जाकर हम कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, जब आज हम 21वीं शताब्दी में पदार्पण करते हैं, राष्ट्र के यशस्वी राष्ट्र नायक के द्वारा जो संदेश हमें प्राप्त होता है, उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने का माध्यम यदि कोई सिद्ध होता है तो ऐसी शिक्षा नीति और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी संस्थाएं। और तब राणा का संदेश जो हम सब के लिए स्पष्ट है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। पूरे इतिहास का यदि हम दर्शन करें तो ये मात्र एक संघर्ष की कहानी होगी। राणा, शिवा, भगत सिंह या फिर झांसी की वीर रानी। और वर्तमान जो स्थिति है कि चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है, चहुओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है, तो फिर हम आज ये प्रश्न हम सभी युवाओं से अवश्य पूछा जाएगा कि क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पड़ेगा? तो प्रति उत्तर सिर्फ एक होगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। विद्यार्थी उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शीलम वाजपेयी मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा।
हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो भारत भारती पखवाड़ा है, उसमें आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और उनकी पुण्यतिथि में वाकई में हम शिक्षा जगत से जुड़े लोग और विद्यार्थीगण बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनका जीवन पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक उन सीखों से भरा है जिससे शायद एक पूरी शिक्षा प्रणाली निकल आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथि मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, कार्यक्रम के अध्यक्ष सुबोध सर, कार्यक्रम संयोजक श्रीमती पुष्पा निषाद, श्री हरिकेश यादव, आप सबका आभार। और कि आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व पे कुछ बोलूंगी, हालांकि हमारे बच्चे, और पहले बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए जो इतने अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर, उनके संघर्ष पर और साथ ही हमको उनसे क्या शिक्षा मिलती है उस पर प्रकाश डाला। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के पराक्रमी शासक थे। हम सभी जानते हैं, वीरता, पराक्रम और त्याग की प्रतिमूर्ति। अगर किसी को देखा जाए तो ये सारे गुण इनमें कूट कूट के भरे हुए थे। और क्योंकि अभी हमने देखा, हमको विदित भी है कि शायद अपने राज्य में मिलाने के लिए अकबर ने जितनी कोशिशें महाराणा प्रताप के लिए की थी, क्योंकि ज्यादातर जितने भी राजपूत थे वो अकबर के साथ मिल चुके थे, कई अकबर के रिश्तेदार बन चुके थे, हर तरफ से महाराणा प्रताप पे बल आया, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। और अगर हम उनका जीवन भी देखें शुरुआत से, तो उनका बचपन भीलों के बीच बीता था। भीलों से ही उन्होंने युद्ध की शिक्षा भी ली, भाला युद्ध में पारंगत थे। तो वो अपने जन्म से ही महाराणा प्रताप धरती से जुड़े हुए थे। धरती क्या होती है, धरती हमें क्या देती है, उस माँ का प्रेम उनके अंदर जो बचपन से भरा हुआ था, वो उनके मृत्यु तक उस पे वो अटिक रहे थे। उनके स्वयं के सौतेले भाई जगमाल अकबर के खेमे में शामिल हो गए थे, लेकिन अकबर की अधीनता उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध हम सभी जानते हैं कि उसमें मात्र शायद 3500 योद्धा थे उनके पास, जिसमें कुछ घुड़सवार थे और कुछ भील सैनिक थे। और वहां अगर हम देखें उसके खिलाफ तो अकबर की 12 से 15,000 की सेना थी और वो हथियारों से लैस थे। युद्ध हुआ, युद्ध में वो घायल हुए, यहां तक कि उनका सबसे प्यारा घोड़ा चेतक उस युद्ध की भेंट चढ़ गया, जिसके बारे में हम सबने सुना है कि कितनी उसकी तारीफों के, किस तरह लहरा लहरा के वो भी योद्धाओं पर बरसता था। वो चेतक से भी उनको हाथ धोना पड़ा, खुद भी घायल हो गए, वो बहुत दुखी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बाद भी, हम सबको पता है कि उन्होंने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। मुगलों से हार नहीं मानी, लेकिन उनको ये पता था कि उनको शक्ति अर्जित करनी है। जंगलों में उनको छिपना पड़ा और जो कुछ जंगल में मिलता था, कंद मूल, फल फूल, वही खा करके कितने सालों तक उन्होंने गुजारा किया। और कहते हैं एक किंवदंती तो यहाँ तक कहती है, जैसा बोला कि वो घास की रोटी खाया करते थे। किंवदंती है
क्योंकि वो ज़्यादातर कंदमूल ही खाते थे, तो यहाँ तक बात गई। और उनके अगर हम स्वाभिमान की बात करें तो अभी जैसा हमारे एक छात्र ने बोला था कि अकबर की सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप का सीना उससे चौड़ा था। और सच में ना उन्होंने सर किसी के आगे झुकाया, ना सीना किसी के आगे झुकाया। एक बार का एक वाकया है कि किसी मुगल ने उनको खाने पे बुलाया था, और जिस देहरी से उनको जाना था वहां पर बहुत ही, क्योंकि महाराणा प्रताप लंबे थे, बहुत छोटा रखा हुआ था। आशा ये था कि उसको जब वो पार करेंगे तब तो सर झुकाना पड़ेगा उनको, और हो जाएगा कि महाराणा प्रताप मुगल के आगे उनका सर झुक गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने दूर से ही देख करके वो समझ गए थे कि ये चाल मेरे लिए रखी गई है, और उस दरवाजे के पास आते हुए उन्होंने अपनी चाल को इस तरह की बना ली कि वो पीछे की तरफ चलते चले गए, और इस तरह से उन्होंने बहुत ही चतुराई से वो दरवाजा पार कर लिया, लेकिन अपने सर को झुकने नहीं दिया। तो ऐसे हमारे महाराणा प्रताप हैं जिनसे कि हम सबको बहुत ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए। झुके नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। और ये बिल्कुल सही बात कही है कि कोई भी ऐसे प्रतिमान नहीं बना पाया। फिर ताकत अर्जित की, फिर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे, और जैसे कि कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय और परीक्षण का था, तो दिवेर छापली का जो युद्ध था वो एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें कि उनको भारी सफलता मिली थी। महाराणा प्रताप ने कहा था, जब तक मैं शत्रुओं से अपनी प्यारी मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक ना तो मैं महलों में रहूंगा, ना शैया पर सोऊंगा, ना सोने चांदी अथवा किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। वृक्षों की छांव मेरा महल, घास मेरा बिछौना, पत्ते ही भोजन के पात्र। और लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने मेवाड़ को मुक्त करा लिया, और जब वो मेवाड़ के राजा बने तो वो एक मेवाड़ का स्वर्णिम काल था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका, हम सबको पता है कि अकबर को शायद सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, क्योंकि अकबर एक उनको ही तो नहीं मिला पाया था, लेकिन अकबर के भी उस वीर योद्धा के आदर में जब अकबर ने उनकी युद्ध का समाचार सुना तो अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने भी उस योद्धा को सम्मान दिया। इतने हमारे महाराणा प्रताप सम्मान के काबिल थे। अब अगर हम इससे शिक्षा की बात करें तो संघर्ष बहुत रहे, बचपन से लेकर के मृत्यु तक संघर्ष रहे, लेकिन ना आत्मसम्मान छोड़ा, ना डरे, और ना कभी अपने निश्चय से वो डिगे। ये सब अगर हम अपने छात्र जीवन में अपना लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम जो चाहे, हम जिस एग्जाम को पास करना चाहेंगे, जो हमने बनने का सपना देखा है, वो हम बन के रहेंगे। महाराणा प्रताप ने भी एक कठिन सपना देखा था और उनके पास भी साधन बहुत कम थे। तो कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि शायद जो बहुत साधन वाले लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाना बहुत आसान है, और साधन विहीन लोग कहीं ना कहीं सोचते कि शायद हमें अगर कुछ और मिल जाता तो हम कर लेते। तो साधन, दृढ़ इच्छा और शक्ति के आगे साधन की कमी कोई कमी नहीं है। साधन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आप रास्ता ढूंढिए, साधन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो बुरे वक्त से डर जाते हैं उन्हें ना तो सफलता मिलती है ना इतिहास में नाम। हम जानते हैं कि अंग्रेजों को पूर्व शिक्षा और संस्कृति में भारत सर्वोपरि था।
और यहाँ तक हाल था कि 18वीं शताब्दी में एक मुंबई की प्रांतीय सभा हुई थी, उसमें प्रेंटिस दास प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने ये बात बोली थी कि इस प्रांत में कहीं भी कोई छोटा या बड़ा गांव नहीं है जहां एक या उससे अधिक विद्यालय ना हो और जहां पर रहने वाले के हर बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। फीस बहुत ही न्यूनतम है जिससे सब लोग पढ़ सकें और पठन पाठन लेखन और अंक गणित की शिक्षा दी जाती है। देखिए, हमारे जो पुराने समय में भी ये सोचा जाता था कि किन चीजों का महत्व ज्यादा है कि अंक गणित आने से आप कोई भी व्यापार होगा, चाहे छोटा व्यापार चाहे बड़ा व्यापार, आप कर सकेंगे और पठन पाठन हर चीज की पहली से सीढ़ी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ही, हम सब जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले के आने के बाद हमारी शिक्षा का क्या हाल हो गया था और क्रांतिकारी कदम उस समय आया जब ब्रह्मलीन संत महंत दिग्विजयनाथ जी ने एक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के खिलाफ बगावत बोल दी और हमारी शिक्षा परिषद की स्थापना करी। हमारे छात्रों ने बहुत अच्छे से समझाया कि शिक्षा परिषद को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद नाम क्यों दिया है और हम सब देखते हैं कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से सटीक नाम कुछ और नहीं हो सकता था।